आप सभी का आर्य एडू ऐप पे हिस्टोरियोग्राफी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं निर्मल कुमार आर्य आपको आज की क्लास में स्पेकुलेटिव फिलॉसफी के दो दार्शनिक ऑसवाल्ड स्पेंगलर और अर्नोल्ड टायनेबी के बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा छोटी रहेगी, जैसा मैंने बताया कि समय की रेस्ट्रिक्शन है, एग्ज़ाम नज़दीक है। अन्यथा हर दार्शनिक कम से कम 2 घंटे टाइम तो लेना ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन 20-25 मिनट आधे घंटे की मुश्किल से मेरे को मौका मिलेगा। और अपनी क्लास की अप्रोच यही रहती है कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मैटर टू द पॉइंट अप्रोच के साथ कवर करें। तो चलिए आज के पहले दार्शनिक ओसवाल्ड स्पेंगलर पर हम चर्चा करते हैं। ओसवाल्ड स्पेंगलर जर्मनी के दार्शनिक थे, जबकि टायनेबी ब्रिटिश दार्शनिक थे, अंग्रेज दार्शनिक थे, मतलब हिस्ट्री के दार्शनिक कह सकते हैं। ओसवाल्ड स्पेंगलर का जन्म जर्मनी में 1880 में हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई। ये वही टाइम था जब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भयावह तबाही भी देखी, अमानवीयकरण की अवस्था, मनुष्य की जो ह्यूमन डिग्निटी की जो दुर्गति होती है वो भी देखी, और हिटलर का राइज भी देखा। इन सब चीज़ों का खास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसका लार्ज स्केल पर जो डेवास्टेटिंग इफेक्ट एंड डीह्यूमनाइजेशन इट क्रिएटेड ऑन लार्ज स्केल, उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था ओसवाल्ड स्पेंगलर पे कि उन्होंने एक बड़ी पेसिमिस्टिक भविष्यवाणी कर दी कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जो सभ्यता है वो पतन के कगार पे है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसके 2 वॉल्यूम हैं। इस पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यानी पश्चिम का पतन। पहला वॉल्यूम इसका 1918 में प्रकाशित हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में, और जब अंतिम स्टेज में था। और दूसरा 1922 में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट का आपसे ये चीज़ों को इंटर रिलेटेड करता हुआ चल रहा हूँ, हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस तरह की वेस्ट की जो एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो स्पिरिचुअल डिक्लाइन हुआ है उसको डेपिक्ट करता हुआ, उसका वर्णन करता हुआ एक टी.एस. इलियट का भी एक प्रसिद्ध एक कविता थी, द वेस्ट लैंड, यानी बंजर भूमि। और इस वेस्टलैंड कविता में भी टी.एस. इलियट पश्चिमी सभ्यता की जो बैरननेस, बंजरपन है, जो बांझपन है, और जो एक स्पिरिचुअल डीजेनरेशन जो वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ है, उस पर वो चर्चा करता है, उस पर वो काफ़ी दुख भी प्रकट करता है। और यही बात ओसवाल्ड स्पेंगलर अपने द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में भी कहते हैं। यानी एक ओवरऑल जो वर्ल्ड वार से जो कुंठा, विश्व युद्धोत्तर काल में जो कुंठा, तनाव, ये सारा पनपा था, वो सारी अभिव्यक्ति तत्कालिक साहित्य में हमें देखने को मिलती है। ये न केवल हिस्टोरियोग्राफी में है, न केवल दर्शन में है, बल्कि समग्र दर्शन में भी है। दर्शन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1860 के दशक में सोरेन किर्केगार्ड ने जो एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववादी दर्शन की शुरुआत की थी, उससे आस्तिक अस्तित्ववादी दर्शन की एक दूसरी ब्रांच नास्तिक अस्तित्ववादी दर्शन या एथिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी में सार्त्र, अल्बर्ट कामू और मार्टिन हाइडेगर, इन सब की राइटिंग्स में भी हमें देखने को मिलती है। यानी द ओवरऑल सिनारियो एंड फिनोमेना ऑफ वेस्ट वाज वेरी पेसिमिस्टिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड बिटवीन द एरा ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार एंड अप टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड तक जो सिनारियो था वो बड़ा पेसिमिस्टिक और निराशावादी था। और इसी निराशावाद में अपने स्पेंगलर महोदय ने, भाई साहब ने घोषणा कर दी कि डिक्लाइन ऑफ वेस्ट हो रहा है। और जैसा मैंने बताया कि अस्तित्ववादी दर्शन स्वयं इस ह्यूमन डीजेनरेशन को से पीड़ित होकर मनुष्य की जो इंडिविजुअल डिग्निटी है उसको रिस्टोर करने के लिए एक प्रयास था। अस्तित्ववादी दर्शन भी जो सार्त्र के दर्शन में हमारे सामने आता है, और
इसको बाद में इसकी हालांकि आलोचना भी की गई कि सार्त्र के दर्शन को ये कहा गया कि इट इज़ डेंजरस जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लिबर्टी वगैरह वगैरह। मेरा यहाँ उद्देश्य इस 2 मिनट के विषयांतर का केवल इतना था कि ऐसी प्रवृत्तियाँ विश्व युद्धोत्तर काल में विशेष रूप से थी, और इस तरह की प्रवृत्तियों को उभारने वाले कोई भी दर्शन, साहित्य या लेखन शैली को लोकप्रियता भी मिली, और यही लोकप्रियता ओसवाल्ड स्पेंगलर की इन 2 वॉल्यूम वाली किताब को हमें प्राप्त हुई। स्पेंगलर की जो बेसिक थीम है, वो बेसिक थीम में संस्कृति है। संस्कृति को स्पेंगलर इतिहास की आत्मा मानते हैं, और संस्कृति को एक जीवंत तत्व मानते हैं स्पेंगलर। स्पेंगलर कहते हैं कि संस्कृति एक जीवंत तत्व है। संस्कृति का एक ऑर्गेनिज्म या एक जीवित प्राणी की तरह ही संस्कृति का जन्म होता है, और संस्कृति का विकास होता है। जैसे मानव शरीर का या किसी पेड़ पौधे या जंतु का विकास होता है, वैसे ही संस्कृति का भी बिल्कुल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह विकास होता है, और इसी विकास के बाद में उसका क्षय भी होता है। इस विकास के बाद में संस्कृति का क्षय होता है, यानी संस्कृति का जन्म, विकास और क्षय या मृत्यु एक साइक्लिक प्रोसेस में चलती है। और स्पेंगलर की ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साइक्लिक है, जबकि कल मैंने बताया था पिछली क्लास में जो विको की जो प्रोसेस है वो चक्रदार है, स्पाइरल है। ये विको की प्रोसेस है। यहाँ पे कंट्रास्ट में अगर हम इनको अध्ययन करते चलें तो हमें ज़्यादा भी समझ में आएगा, और ये स्पेंगलर की कंसेप्ट है। विको की इस कंसेप्ट में ये पेचदार है, और स्पेंगलर की ये जो कंसेप्ट है ये चक्रीय है। विको की कंसेप्ट में भविष्यवाणी संभव नहीं है, भविष्यवाणी नहीं हो सकती, जबकि स्पेंगलर क्या कहता है? स्पेंगलर कहता है कि इतिहास अपने आप को उसी वे में दोहरा रहा है, इसलिए यहाँ पर भविष्यवाणी भी होती है। साइक्लिक वे में इतिहास हो रहा है। तो इतिहास जो है इसकी आत्मा ही बेसिकली क्या है? संस्कृति इसकी आत्मा है, और संस्कृति का उत्थान, विकास, पतन ये सारा होता है। संस्कृति को एक वो जीवंत तत्व, एक जीव, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ही रिगार्ड्स कल्चर एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज बोर्न, it grows and it develops and finally it degenerates and it dies, जो अंत में इसकी मृत्यु भी होती है। और इस संस्कृति के जो आत्मा है इसके बहुत सारे प्रतीक हैं। हमारी भाषा भी इस संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। हमारी कल्चर, हमारा लिटरेचर, हमारी विज्ञान, हमारे रीति रिवाज, परंपरा, राजनीति, नैतिकता, मोरलिटी, धर्म, ये सारे के सारे इसी संस्कृति के वेरियस सिंबल्स हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक चीज़ों को, मैं क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लिखवा पाना क्योंकि संभव नहीं है, मैं आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप लिखते जाइए। मैं कुछ कोर और की चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको मैं राइट डाउन करूँगा और आप उनको नोट डाउन करते चलिए। तो पहला, स्पेंगलर जर्मनी के थे। स्पेंगलर जो है, ओसवाल्ड स्पेंगलर इनका पूरा नाम था, ये जर्मनी के दार्शनिक थे, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। इनकी जो पुस्तक है वो है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, यानी पश्चिम का पतन। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का पतन। ये 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, इसके 2 खंड हुए, और पहला खंड 1918 में आया और दूसरा खंड 1922 में प्रकाशित हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिकली विश्व युद्ध के बाद जो कुंठा पनपी, उस कुंठा के परिणाम स्वरूप ये साहित्य या ये इतिहास दर्शन की शैली विकसित हुई है। अब यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ ये पूछी जा सकती है, इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं। अब इसकी जो मुख्य थीम है स्पेंगलर की, वो है कल्चर की बात करता है। कल्चर का जैसे मैंने बताया कि संस्कृति को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानता है। तो अगली चीज़ है इसमें
स्पेंगलर की संस्कृति संबंधी अवधारणा। हालांकि संस्कृति के बारे में वो कहता है कि संस्कृति का जन्म होता है, डेवलपमेंट होता है, डेथ होती है, मर जाती है, लेकिन ये भी कहता है कि एक संस्कृति अपने मरने के बाद में दूसरी संस्कृति को अंतरित नहीं होती। याद रखिए, ये बेहद कोर चीज़ है, बहुत ही कोर कंसेप्ट है। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को अंतरित नहीं होती। जबकि हम इसके बाद जो दार्शनिक कवर करेंगे, अर्नोल्ड टाइनबी, वो कहते हैं कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की जो डेड जो एलिमेंट है उसी से इवॉल्व होती है, उसी संस्कृति की कुछ चीज़ें लेती है। यानी संस्कृति मरने से पहले अपने कुछ बेसिक चीज़ें दूसरी संस्कृति को ट्रांसफ़र कर देती है। ये टाइनबी का मानना है। लेकिन स्पेंगलर इस बारे में बिल्कुल क्लियरली एंड कैटेगोरिकली ही सेज दैट कल्चर व्हेन इट डाइज टोटली, नो एलिमेंट ऑफ कल्चर इज पास टू अनदर कल्चर। एक कल्चर का कोई भी एलिमेंट दूसरी कल्चर को, या वो कल्चर वो एक दूसरी कल्चर में स्थानांतरित नहीं होती। ये बिल्कुल एक कल्चर को लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं। तो कल्चर जो है स्पेंगलर की एक बेसिक थीम है। इसमें कई बार ये भी आता है कि इतिहास की आत्मा स्पेंगलर किसको कहते हैं। तो संस्कृति संबंधी अवधारणा में पहली चीज है कि संस्कृति इतिहास की आत्मा है। संस्कृति इतिहास की आत्मा है। संस्कृति और सभ्यता के संबंध के बारे में भी वो कहते हैं कि संस्कृति एक जीवंत सभ्यता है, और जब संस्कृति मरने लग जाती है, अंतिम फेज में आ जाती है, अपने डिक्लाइन के फेज में आ जाती है, तो वो सभ्यता में या सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। स्पेंगलर इस तरह की 8 संस्कृतियों का अध्ययन भी करते हैं। इसके इन 8 में से 6 मुख्य हैं और 2 माइनर या गौण संस्कृतियां स्पेंगलर बताते हैं। स्पेंगलर ये कहते हैं कि संस्कृति जो है वो एक जीव है, इसमें आत्मा होती है, इसका जन्म होता है, इसका विकास होता है। तो दूसरा है संस्कृति जीवंत है। संस्कृति जीवंत है यानी इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। एक जीवंत तत्व है। एक संस्कृति क्या है? एक जीवंत तत्व है, इसमें आत्मा होती है। यानी जीवंत है, इसमें आत्मा होती है, में आत्मा होती है, और इस संस्कृति का विकास होता है और इस संस्कृति का क्षय होता है। और ये जो संस्कृति है ये अनेक प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती है। इसमें वो ये भी कहता है कि संस्कृति अनेक प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती है। हमारी जो भाषा, साहित्य, सिनेमा, कल्चर, आर्ट, आर्ट के तरह तरह के रूप, विजुअल, जो मूर्त अमूर्त, पॉलिटिक्स, हमारे जो रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें क्या है? संस्कृति के जो अनेक प्रतीकों द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है वही है। तो संस्कृति अनेक प्रतीकों से अभिव्यक्त होती है, अनेक प्रतीकों से अभिव्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती है। जैसे भाषा, कला, राजनीति, प्रशासन और बहुत सारी चीज़ें हैं। साहित्य, साहित्य इस तरह की सब जो तमाम चीज़ें हैं, नैतिकता, हमारे रीति रिवाज, ज्ञान, विज्ञान, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिवाज, नैतिकता और तमाम चीज़ें हमारी, ये सारी संस्कृति के ही प्रतीक हैं। ये सारे सिंबल्स हैं संस्कृति के। और ये कहते हैं कि एक संस्कृति की मृत्यु के बाद में दूसरी संस्कृति का जन्म होता है, ये साइक्लिक वे है। लेकिन एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को कुछ स्थानांतरित नहीं करती है। तो संस्कृति की मृत्यु के बाद, यानी एक संस्कृति की मृत्यु के बाद दूसरी संस्कृति का जन्म होता है, दूसरी संस्कृति का जन्म होता है, जन्म होता है। लेकिन संस्कृति दूसरी संस्कृति को कुछ भी हस्तांतरित नहीं करती।
नहीं करती। ये कोर चीज़ है। टाई भी इसके बिल्कुल अपोज चलते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति से दूसरी संस्कृति को चीज़ें स्थानांतरित होती रहती हैं। अब इन्होंने संस्कृति के विकास की जो अवधारणा दी है वो चक्रीय अवधारणा है, यानी संस्कृति के विकास की चक्रीय अवधारणा। इस पे मैंने विको के कंट्रास्ट में मैंने बताया भी था। चक्रीय अवधारणा बिल्कुल मैं शॉर्ट वे में इसको लिख रहा हूँ, ये कि एक संस्कृति के विकास की एक चक्रीय अवधारणा देते हैं। इसके अलावा स्पेंगलर ने अपने आप को एक कोपरनिकस क्रांति, ये भी कहता है कि इतिहास दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने कोपरनिकस क्रांति की है। कोपरनिकस बेसिकली एक इसके पीछे थीम ये है, इस या कोपरनिकस रेवोल्यूशन के पीछे की जो परंपरा चली आ रही है उसके बिल्कुल रिवर्स एंटी या के प्रतिकूल अगर कोई परंपरा स्थापित की जाए तो उसको कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है। जैसे टॉलमी ने पृथ्वी केंद्रित एक सौरमंडल की अवधारणा दी थी, जिसको कोपरनिकस ने रिवर्ट करके उसके स्थान पर सौर केंद्रित या सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की अवधारणा जो दी, हमारे सौरमंडल की अवधारणा दी, तो उसको कोपरनिकस रेवोल्यूशन कहा जाता है। कोपरनिकस रेवोल्यूशन दर्शन के क्षेत्र में कोपरनिकस जो क्रांति है उसको वो उसके जनक तो वैसे कांट माने जाते हैं। जब कांट कहते हैं कि मैन मैक्स नेचर, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रकृति ने हमें बनाया है, जबकि कांट कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति को बनाता है, वो दर्शन के क्षेत्र में कोपरनिकस क्रांति है, यानी बिल्कुल उल्टी अवधारणा। लेकिन इतिहास दर्शन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्पेंगलर स्वयं अपने आप को एक क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने इतिहास दर्शन के क्षेत्र में कोपरनिकस क्रांति की शुरुआत की थी। और ये कोपरनिकस क्रांति क्या है कि ये कोपरनिकस क्रांति ये है कि एक जो रेखीय अवधारणा विकास की थी, यानी विकास की रेखीय अवधारणा, इसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। प्राचीन मध्य आधुनिक इस तरह का जो काल विभाजन है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मैं बिल्कुल सिंबॉलिक वे में लिख रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से इसको बता रहा हूँ। इन्होंने इतिहास के विकास की जो रेखात्मक दृष्टिकोण है, रेखीय दृष्टिकोण, प्राचीन मध्य आधुनिक, उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि एक साइक्लिक एक चक्रीय दौर में इतिहास अपने आप को दोहराता है और यही इतिहास के दर्शन का कोपरनिकस सिद्धांत इन्होंने कहा है। कोपरनिकस क्रांति कह दो, कोपरनिकस सिद्धांत कह दो। हालांकि दर्शन के क्षेत्र में कोपरनिकस क्रांति है वो इमैनुअल कांट की है, वो खैर अपने सिलेबस में नहीं है, फिर चीज़ें बहुत वाइड हो जाती हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। फिलॉसफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को कंट्रोल करके समेटना है। नेक्स्ट इसमें है कि इसी चक्रीय सिद्धांत के कारण ये कहता है कि इतिहास में भविष्यवाणी करना संभव है, क्योंकि एक निश्चित एक पैरामीटर, एक निश्चित प्रोसेस है कि जन्म होती है संस्कृति का, वो इवॉल्व होती है, उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। इस कारण से इतिहास में भविष्यवाणी संभव है। चक्रीय सिद्धांत के कारण, इस विकास के कारण, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण इतिहास में भविष्यवाणी संभव है। इतिहास में भविष्यवाणी संभव है। इतिहास में भविष्यवाणी संभव है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल विको की अवधारणा के बिल्कुल एक रिवर्ट या बिल्कुल अपोजिट साइड में चले जाते हैं। इन दोनों में विरोधाभास है। यहाँ दोनों का हमें इन चीज़ों को तुलनात्मक रूप से साथ लेते हुए चलना है ताकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तरह की चीज़ों को समझ के, और दो चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हुए चलते हैं तो हमारी ये यादाश्त भी बनाती है और हमारा एक एप्लीकेशन सेंस और प्रॉपर डेवलप होता है, हमारा एक इनर विजन भी डेवलप होता है। स्पेंगलर ने इसकी एक और कंसेप्ट है कि स्पेंगलर ये कहता है कि विश्व इतिहास की जो अवधारणा है, एक यूनिवर्सल हिस्ट्री, उस अवधारणा को वो रिजेक्ट कर देता है। विश्व अवधारणा बेसिकली ये मानती है कि मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो पुराने काल से, आदिम काल से एक निरंतर क्रम में चला आ रहा है और निम्नतर से उच्चतर रूप में ये लगातार विकसित हो रहा है। और ये विश्व अवधारणा स्पेंगलर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि
निम्न स्तर से उस स्तर की तरफ जाते जाते अब वो तो और अपर जाएगा, लेकिन स्पेंगलर कहता है कि एक सीमा के जाने के बाद में पतन भी होगा। इसलिए वो विश्व इतिहास की अवधारणा को, एकीकृत विकास की प्रक्रिया के तौर पर विश्व के इतिहास की अवधारणा को रिजेक्ट कर देता है। ये कथन वाली चीज़ें मैं बिल्कुल कंसोलिडेटेड फॉर्म में, नट सेल फॉर्म में बता रहा हूँ, ताकि आप इसकी अवधारणा को पकड़ सको। क्रिस्टल जो फॉर्म में मैं दे रहा हूँ कि स्पेंगलर एक एकीकृत विकास की प्रक्रिया के तौर पर विश्व इतिहास की अवधारणा को अस्वीकार कर देता है। एकीकृत विकास की प्रक्रिया के तौर पर विश्व इतिहास की अवधारणा को रिजेक्ट कर देता है, अवधारणा को अस्वीकार कर देता है, अस्वीकार कर देता है। यहाँ पे विश्व इतिहास की जो अवधारणा है, उससे मेरा तात्पर्य ये है कि विश्व इतिहास से बेसिकली जो मेरा तात्पर्य ये है कि विश्व इतिहास में ये माना जाता है कि एक क्रमिक रूप से इवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ मनुष्य आदिम अवस्था से एक उच्चतर अवस्था की तरफ जा रहा है और उच्चतर जा रहा है और हायर जा रहा है। इसमें कभी डिक्लाइन नहीं होगा और हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जहाँ पर इतिहास अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये कहता है कि भाई साहब, इससे पहले आपका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए और चीज़ यही है कि विश्व इतिहास की अवधारणा को स्पेंगलर रिजेक्ट कर देता है। स्पेंगलर की जो इतिहास है, इतिहास के बारे में स्पेंगलर कहता है कि इतिहास से अनेक जो संस्कृतियां हैं, उनका जो जीवन वृत्त का योग या जीवन वृत्त का क्रम है, वही इतिहास है। ये इतिहास की डेफिनेशन के हिसाब से स्पेंगलर की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्पेंगलर कहता है कि इतिहास अनेक संस्कृतियों के जीवन वृत्त का योग है। इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस कल्चर्स, से बहुत सारी संस्कृतियों के का ये एक योग है। और जैसा मैंने बताया कि ये संस्कृति इतिहास में के निर्माण में कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरी संस्कृति के निर्माण में ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है, क्योंकि संस्कृति की मृत्यु हो जाती है। अब इन सारी जो जन्म ली हुई संस्कृति, विकसित संस्कृति, डिक्लाइनिंग संस्कृति, इन सब का जो योगदान है, इस योगदान को ही इन सब का जो एक सम टोटल है, इस सम टोटल को ही इतिहास का नाम स्पेंगलर ने दिया है। स्पेंगलर इसकी जो संस्कृतियों का या जो जन्म, इसका विकास, युवावस्था या यौवनावस्था और वृद्धावस्था, मृत्यु, इसकी तुलना एक ऋतु चक्र से भी करता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि संस्कृतियों के विकास में सारी चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु में सारी चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ, विकास की तुलना ऋतु चक्र से करता है, ऋतु चक्र से करता है। ऋतु चक्र से इन सब की एक तुलना की गई है। इसमें जैसे 6 ऋतुएं 2-2 महीने की हम मानते हैं, तो इसमें जो प्रारंभिक 3 ऋतुएं हैं वो संस्कृति की अवस्था है, जहाँ पे वो विकसित हो रही है। जो अंतिम 3 ऋतुएं हैं वो सभ्यता की अवस्था है, जहाँ पर संस्कृति का पतन हो रहा है। और यहीं पर फिर अपने अगली चीज़ आ जाती है कि स्पेंगलर के अनुसार सभ्यता क्या है और सभ्यता और संस्कृति में संबंध क्या है। एक सबसे जो पॉपुलर डेफिनेशन जो स्पेंगलर की दी हुई है कि सभ्यता एक संस्कृति का मृत रूप है और संस्कृति एक जीवंत सभ्यता है। संस्कृति प्रारंभिक अवस्था है जिसमें विकास होता है, और सभ्यता संस्कृति के क्षय की अवस्था है या अंतिम अवस्था है। तो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति के क्षय की अवस्था या अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। इससे इन दोनों का
संबंध बड़ा बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये बताया है। एक चीज स्पेंगलर और कहते हैं, स्पेंगलर कहते हैं कि सभ्यता, ये जो जो संस्कृति है, संस्कृति का जो शीतकाल है, अवसान काल है, क्षय की अवस्था है, अंतिम अवस्था है, तरह तरह के नाम आ सकते हैं एग्जाम में, शीतकाल भी आ सकता है, अंतिम अवस्था आ सकता है, ऋतु चक्र की अंतिम अवस्था आ सकती है, अवसान की अवस्था आ सकती है। संस्कृति के ये सारी जो अवस्थाएं हैं वही बेसिकली सभ्यता कहलाती हैं। अब स्पेंगलर जैसे मैंने बताया कि अपने समय में क्योंकि इसकी जो बेसिक फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट, डेवास्टेशन का इम्पैक्ट इनके दिमाग पे बहुत ही ज़बरदस्त, इट वाज वेरी ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। तो उस डिवास्टेशन के कारण, उस डिह्यूमनाइजेशन के कारण वो कहता है कि शहरी जीवन और इन सब चीज़ों के प्रति एक बड़ी कुंठा और एक बड़ी एक नफरत का भाव सा वो प्रकट करता है। स्पेंगलर कहता है कि ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आप अपने नोट्स में वैसे ही लिख लेना। स्पेंगलर कहता है कि जो शहरी वर्ग है वो, या शहरी जीवन है, ये नकलीपन पर आधारित है, ये वर्ग पर आधारित है, ये शहरी विकास पूरा ही फर्जी है, नकली है और हिपोक्रेटिक है। और शहर में रहने वाले लोग धूर्त और कपटी होते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। अब मैं, ये मेरी ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैं तो खुद शहर में रहता हूँ, हालांकि गांव से आए हैं, लेकिन स्पेंगलर महोदय की ओपिनियन है कि शहर के लोग कपटी और धूर्त होते हैं और ये चतुराई से, अपनी बुद्धि से सारहीन समस्याएं खड़ी करते हैं। जैसे दुनिया में युद्ध है, ये बेसिकली किन लोगों द्वारा क्रिएट किया जाता है? शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं होती है, शासक वर्ग होता है, ब्यूरोक्रेसी, सेना का कंट्रोल सारा वहीं से होता है। तो शहर में रहने वाले कुलीन लोग अपने छल कपट, धूर्तता, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और एम्बिशंस के कारण लोगों को लड़ाते हैं। तो अपने छल कपट के कारण वो ऐसी सारहीन समस्याएं उत्पन्न करते हैं जिनके कारण लाखों लोग मारे भी जाते हैं। खासतौर पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखते हैं, जब सोम और वुर्द की लड़ाई में 6 सप्ताह में लगभग 18 लाख लोग मारे गए, 9 लाख जर्मन और 5 लाख फ्रेंच, 4 लाख ब्रिटिश। एक आदमी के बदले एक आदमी, 9 लाख उधर के, 9 लाख इधर के, न 1 इंच ज़मीन आगे जर्मन सर के, न 1 इंच ज़मीन पीछे ब्रिटिश और फ्रेंच सर के। खाइयों की लड़ाई में 6 सप्ताह में 18 लाख लोग मारे गए। ऐसी समस्याएं जब होती हैं और उसके बाद में जब हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन एक हो गया, तो लोग बिना ही मतलब में चतुर और कपटी लोगों की एम्बिशन और छल कपट के चलते मारे गए। इसी चीज़ पे वो कहता है कि जो शहरी लोग हैं ये अपनी चतुराई और बुद्धि से सारहीन समस्याएं खड़ी करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो बड़े शहर हैं और ये जो संस्कृति है, ये अपने विकास के क्रम में जब उसमें शहरी अवस्था आती है, डेवलपमेंट की जो हायर स्टेज आती है, तो उसमें सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। बड़े शहरों और राज्यों के विकास के साथ ही संस्कृति किसमें परिवर्तित हो जाती है? सभ्यता में। और सभ्यता के साथ ही स्पेंगलर कहते हैं पतन शब्द जुड़ा हुआ है। तो बड़े शहर व राज्यों के विकास के साथ ही, विकास यानी यहाँ क्षय शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है, के साथ ही संस्कृति संस्कृति सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। बाकी स्पेंगलर के विचार से कुछ सीमा तक मैं सहमत भी हूँ। हम देखते हैं आज के समय में, आज आधुनिक राजनीति, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, लड़ाई झगड़े, ये सारी समस्याएं चतुर और कपटी लोगों द्वारा अंतहीन समस्याएं खड़ी कर दी गई है। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर लेवल पे ये चीज़ें देख सकते हैं। वार, लड़ाई झगड़े, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्रवाद, व्यापार के झगड़े, ये सारे इसी रूप में ही परिवर्तित होते हैं। तो बेसिकली शहर का जीवन क्या है? विरोधाभासों का जीवन है, एक कपटी लोगों का जीवन है। मनुष्य मशीन का गुलाम होकर रह जाता है। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, खास तौर पर वो बात करता है इन चीज़ों का, विशेष से ये रेफरेंस देता है स्पेंगलर कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, चुनाव है, न्यायपालिका है, ये सारे क्या है, ढोंग और छल कपट के आधार बन जाते हैं। ये 100 वर्ष पहले उन्होंने कह दिए। आज हम इन चीज़ों पे चर्चा करते हैं, इसका मतलब कि मटेरियलिज्म और जो
भौतिक विकास, औद्योगिक विकास वेस्ट में हमसे पहले हो गया था, वो 100 वर्ष पहले ही इन चीज़ों से दुखी हो चुके थे। तभी 100 वर्ष पहले टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिख दी थी। तो ये जो सारी संस्थाएं हैं जिनको हम लोकतंत्र की संस्थाएं कहते हैं, मीडिया, मीडिया के लिए वो कहता है कि मीडिया कुछ लोगों के हाथ में बिक जाता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। आजकल अपने इंडियन मीडिया पर भी इस तरह के एलिगेशन लिखते हैं। ये चीज़ें 100 वर्ष पहले उन्होंने कह दी, जब उस दौरान में जब नाजीवादी फांसीवादी ताकतें यूरोप में उभर रही थी, उन लोगों ने इन चीज़ को फेस किया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, चुनाव, लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया, ये सारे जो जन आंदोलन और जो जन उभार है, इस सब को ख़त्म कर देते हैं और सत्ता उस जन उभार, जन आक्रोश, जन आंदोलन को नियंत्रित करके मनुष्य को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। फिर स्पेंगलर कहते हैं कि इस अवस्था के बाद में एक डिक्लाइन शुरू होता है। इसी आधार पे वो वेस्ट के डिक्लाइन की भविष्यवाणी करते हैं कि वेस्ट एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे अब चरम आ चुका है, अब इसके आगे ढलान ही बाकी है। हालांकि बहुत सारे विद्वान यूरोप के बारे में बहुत ही 1950 के बाद में 60, 70, 80, 2000 तक कई लोगों ने ये कहा कि यूरोप इज ए लाइक बैरन वुमेन, इनफर्टाइल वुमेन, एक बांझ औरत की तरह है, बूढ़ी औरत की तरह है। अब उसमें और ज़्यादा वो रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है। यूरोप के बारे में बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट स्वयं यूरोपियन लोग भी कर चुके हैं। तो स्पेंगलर कहते हैं कि संस्कृति के इस पतन की अंतिम अवस्था में जब शहरीकरण चरम पे आ जाता है, धूर्त कपटी लोग सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद में शहरीकरण में से उसके सभ्यता के पतन के बाद में इसके जो सदस्य होते हैं सभ्यता के, वो वापस किसान और घुमक्कड़ बन जाते हैं। वो वापस से किसान और घुमक्कड़ बन जाते हैं और फिर से एक नया चक्र शुरू हो जाता है। तो छोटी सी चीज़ है कि शहरी जीवन व्यर्थ है या शहरी लोग धूर्त और कपटी है। बहुत खारी बात कही है, पर क्या कहें, कह दी तो कह दी। शहरी लोगों को धूर्त और कपटी मानता है और वो कहता है कि ये चतुराई से अपनी समस्या, नई समस्याओं को ये जन्म देते रहते हैं। वे चतुराई व बुद्धि से, यानी अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, बुद्धि से नई समस्याएं, नित नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और शहरीकरण के साथ ही जैसा बताया कि संस्कृति सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है और पतन के बाद में वापस से किसका विकास होता है, कौन आते हैं, किसान व घुमक्कड़ लोग आते हैं। और ये किसान और घुमक्कड़ लोग फिर से एक नया साइकिल शुरू हो जाता है, यानी सभ्यता यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ विकास, ये पतन बिल्कुल बॉटम में चली गई, एक ये साइक्लिक वे में ऐसी सभ्यता शुरू हो जाती है। ये स्पेंगलर है, इसमें पतन के लिए जैसा मैंने बताया इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी संस्कृति किसी अन्य संस्कृति को अंतरित नहीं होती, अपनी विशेषताएं किसी दूसरी संस्कृति को नहीं देती है। इसी आधार पर वो कहते हैं कि जो प्राचीन ईसाई सभ्यता है वो पाश्चात्य संस्कृति को कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर पाई, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन टाइन भी इससे बिल्कुल उलट ओपिनियन रखते हैं और पश्चिमी सभ्यता अंत में पहुंच चुकी है, इसलिए पश्चिमी सभ्यता की वो एक पतन की या विनाश की चेतावनी भी दे चुके हैं। अब स्पेंगलर ने जितनी संस्कृतियों का अध्ययन किया, स्पेंगलर ने से पहले ये मानना था कि यूरोप ही सारी संस्कृतियों का केंद्र है, सभी संस्कृतियों का जननी है, इस तरह से माना जाता था। लेकिन स्पेंगलर ने कहा कि यूरोपीय संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति नहीं है, यानी यूरोपीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति नहीं है, 8 अलग अलग संस्कृतियों की बात करता है, एकमात्र नहीं है। ये 8 संस्कृतियां हैं, जैसे प्राचीन मिस्र की संस्कृतियां, ये टोटल 8 संस्कृतियों की बात करता है। 8 संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? इसमें 6 मुख्य हैं। मिस्र की संस्कृति, दूसरा हिंदी संस्कृति जिसे हिंदू संस्कृति कह सकते हैं, तीसरा
ये अरबी संस्कृति मानता है। चौथा वो चीनी संस्कृति मानता है। पांचवा ये ग्रीको रोमन या क्लासिकल संस्कृति मानता है। ग्रीको रोमन, इसका नाम हम क्लासिकल भी कह सकते हैं, शास्त्रीय जैसे क्लासिकल संस्कृति मानता है। इसके अलावा जो छठी संस्कृति है वो आधुनिक पाश्चात्य या यूरोपीय संस्कृति मानता है। ये 6 संस्कृतियां तो इनकी जो मुख्य संस्कृतियां हैं वो इसमें है। इसके अलावा 2 माइनर संस्कृति और मानता है जो कि लुप्त हो चुकी है। इसके अलावा एक रूस की 9वीं संस्कृति और मानता है। माइनर संस्कृतियों में वो मैक्सिकन संस्कृति और बेबीलोनियन संस्कृति को मानता है। इसके अलावा जो 2 अन्य संस्कृतियां हैं वो बेबीलोनियाई संस्कृति, बेबीलोनियाई संस्कृति और दूसरा मैक्सिकन संस्कृति, इनको मानता है। इसके अलावा वो तो ये 6 और 2 8 हो गई। 9वीं संस्कृति के रूप में वो रूसी संस्कृति को भी मानता है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि एग्जाम में हम इसको कितनी माने। मान लीजिए आजकल प्रश्न आता है गिन के ही पूछ ले अगला कि स्पेंगलर कितनी संस्कृतियाँ मानता है, तो स्पेंगलर 8 संस्कृतियाँ मानता है। स्पेंगलर अगर आए कि स्पेंगलर मुख्य संस्कृतियाँ कितनी मानता है, मुख्य पे जोर है, तो स्पेंगलर का मुख्य कितना होगा, मुख्य 6 है। ये 2 गौण हैं। कुल संस्कृति पूछता है तो मैं फिर लिख देता हूँ, कुल 8 हैं, मुख्य कितने हैं, 6 हैं। और अब ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो रूस की संस्कृति भी माने या न माने। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा फिर विवादित क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद में स्पेंगलर ये चीज़ आगे अपने टाइनबी में भी आएगी कि 18 संस्कृति मानता है। 18 संस्कृति को फिर से 3 संस्कृतियों को, वो यूरोपीय संस्कृति है, जो अरबी संस्कृति है, और जो चीनी संस्कृति है उसको चीनी जापानी 2 में बांटते हुए 21 कर देता है। फिर 21 के 25 कर देता है, 25 के 29 कर देता है। एक आधी किताब में एक 30वीं का और रेफरेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एंडलेस डिबेट्स वाली चीज़ें हैं। हमें एग्ज़ाम में इसमें फ्लेक्सिबल होके इन क्वेश्चंस का आंसर हमें याद रखना है। हमें रिजिड नहीं होना है। हो सकता है पेपर सेटर हिंट दे दे और आप उस हिंट के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर करना है। तो स्पेंगलर पे मैं चर्चा करते हुए एक चीज़ और बता रहा था कि रूसी संस्कृति के अलावा हर संस्कृति का एक मुख्य प्रतीक बताता है कि हर संस्कृति की एक विशिष्टता है, हर संस्कृति का एक प्रतीक है। और हर संस्कृति की मुख्य प्रतीक या निजी अवधारणाओं में 5-4 संस्कृतियों का मैं बता दूं। जैसे जो मिस्र की संस्कृति है, इसकी विशेषता है अमृतत्व या स्थायित्व। तभी उन्होंने पिरामिड बना लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस नश्वर संसार में एकमात्र जो अपरिवर्तनशील अगर कोई चीज़ है तो वो मिस्र के पिरामिड हैं। मिस्र के पिरामिड ही एकमात्र अपरिवर्तनशील है। तो मिस्र की जो संस्कृति है उसका प्रतीक अमरता और स्थायित्व है, और इसका प्रतीक है पत्थर। मिस्र की संस्कृति की विशेषता क्या है, अमरता और या स्थायित्व, और इसका प्रतीक क्या है, पत्थर। इसी तरह से अगर हम भारतीय हिंदू संस्कृति की माने, हिंदी संस्कृति की, तो इसकी विशेषता है अनंत में विलीन होना। विलीन होना, ये हिंदी संस्कृति की ये विशेषता मानता है। और इसका जो आदर्श या प्रतीक है वो बेसिकली मोक्ष को मानता है। इसका जो प्रतीक है ये मोक्ष है। इसी तरीके से अरबी संस्कृति की वो विशेषता बताता है कि सत्य और असत्य का जो द्वंद्व है, अरबी संस्कृति की विशेषता है फाइट बिटवीन ट्रुथ एंड लाइज, या जो रोशनी और अंधेरी, जो डार्क फोर्सेज हैं उनके बीच में, यानी सत्य असत्य का द्वंद्व। इसको वो मिस्र की संस्कृति की, ये सॉरी, अरबी संस्कृति की विशेषता मानता है। चीनी संस्कृति की जो विशेषता है, चीनी संस्कृति की विशेषता वो ये मानता है कि चीनी संस्कृति की विशेषता प्राकृतिक क्रम और विधि है। यानी क्रम व
विधि, नियम, बिल्कुल हर चीज़ का एक कन्फ्यूशियस ने चीन में पूरा का पूरा एक ऑर्डर, एक व्यवस्था कायम की। और वो विधि और क्रम है, वो चीनी संस्कृति की विशेषता है। इसी तरह जो क्लासिकल, जो ग्रीक और रोमन संस्कृति थी, क्लासिकल हम जिसे कह सकते हैं, या मिस्र यूनानी संस्कृति, इसका जो जो विशेषता है, वो विशेषता है मूर्त, दृश्य, शारीरिक रूप, ये सारी जो चीज़ है, ये दृश्य अंकन, मूर्त रूप, शारीरिक सौंदर्य, ये सारी चीज़ें क्लासिकल संस्कृति की विशेषता है। और इसका जो प्रतीक है, वो सौंदर्य का आदर्श इसका प्रतीक कह सकते हैं, सौंदर्य का आदर्श, ये इसका क्लासिकल संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन में ये कहते हैं कि यूरोपीय संस्कृति है, ये क्या है, गति, क्रिया और अमूर्त भाव पर आधारित है। और इसका जो प्रतीक है वो तिजोरी है, यानी धन के पीछे है। तो यूरोपीय संस्कृति है, इसका जो प्रतीक है वो धन के पीछे है। और ये अमूर्त अवधारणा की भी इसमें बात करता है, चेतना, अमूर्त चेतना, निर्माण की चेतना, क्रिया, गति, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। और इसका प्रतीक है वो धन है। खैर, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें काफ़ी समराइज कर दी हैं। मैं खुद मानता हूँ कि इसके साथ पूरा प्रॉपर हम जस्टिस नहीं कर पा रहे, पर एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अब हम दूसरे दार्शनिक पे चलते हैं। यह अर्नोल्ड टाइनबी। अर्नोल्ड टाइनबी ये लंदन में जन्मे ब्रिटिश इतिहास दर्शन शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। और इनका जन्म 1889 में हुआ, उसी वर्ष जिस वर्ष हिटलर का जन्म हुआ। और 1975 में इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो किताब है बड़ी फेमस है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री अर्नोल्ड टॉयनबी। 1875 से, सॉरी, 1889 से 1975 तक इनका जीवन काल, काफ़ी लंबा जीवन, लगभग 86-87 की लाइफ इन्होंने पाई है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो इनका जन्म हुआ है लंदन में या ब्रिटेन में। पुस्तकों की इनकी कई लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है, और इस पुस्तक के बारे में कई जगह 10 खंड आता है, कई जगह 12 खंड आता है। मैंने इसके जो पढ़े 12 वॉल्यूम में ये पढ़ी थी। 12 वॉल्यूम भी क्या, 12 वॉल्यूम में पहले मैंने देखे हैं व्यक्ति से, मैंने आज से 24 वर्ष पहले एक लाइब्रेरी में मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे मैंने देखा था। और उस 12 वॉल्यूम अलग थे। और इन 12 वॉल्यूम को फिर इनका जो एब्रिज्ड वर्जन, शॉर्ट वर्जन था, वो उसका पहला भाग, जिसमें पहले 6 वॉल्यूम की समरी थी, वो मेरी लगभग 23-24 वर्ष पहले, मैंने 24 साल पहले पूरी पढ़ी थी। और इट वाज रियली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल आपको हिप्नोटाइज कर देता है, इस तरीके से ये इंटरप्रेट करता है। हालांकि टाइनबी पे आरोप लगता है कि ये अपनी एक कंसेप्ट, मार्क्स पे भी लगता है कि इन्होंने अपनी एक अवधारणा पहले बना दी और उस अवधारणा के सपोर्ट के लिए फिर फैक्ट वहाँ पर स्थापित कर दिए, यानी निष्कर्ष पहले निकाल लिया और निष्कर्ष के आधार पर तथ्य चुन लिए और उनके आधार पर अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन जो भी है, इनकी राइटिंग स्टाइल और इनका जो एक फिलोसॉफिकल लेवल है, वो इतना लेविस और इतना ग्रैंड लेवल पे, इतना व्यापक स्तर पे है कि आपको हिप्नोटाइज कर देता है। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हालांकि मैंने जहाँ जहाँ देखा है, ये किताबों में इसको 10 वॉल्यूम लिख रखे हैं, लेकिन मैंने व्यक्ति से देखे हैं, इसलिए मैं इसके 12 खंड ही बताऊँगा। 12 वॉल्यूम में लिखी है। अब ये हो सकता है कि इन 12 को फिर 10 में पंच करके जोड़ दिया हो, कहीं ना कहीं कोई इस तरह का लोचा हो। लेकिन मैंने इनकी 12 अलग अलग किताबें भी देखी हैं, और ये 12 खंड में 6-6 के जो वॉल्यूम हैं, इनकी एक एक शॉर्ट वर्जन, क्योंकि काफ़ी डिटेल में लिखा है। और ये शॉर्ट वर्जन मेरा एक पढ़ा हुआ भी है, और ये 12 के 12 लाइन में लगे हुए मैंने देखे भी हैं। और काफ़ी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर उनको पढ़े पूरा साल भर लग जाए, साल भर में भी ये पढ़ी नहीं जाए। तो यहाँ ये 12 खंड का ही, मैं इसको 12 खंड का ही मानूंगा। तो ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी सबसे
प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी जो अन्य जो पुस्तक है वो है सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल और द वर्ल्ड एंड द वेस्ट। दूसरी जो पुस्तक है वो है सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, यानी सभ्यता का ट्रायल हो रहा है। ऑन ट्रायल। और तीसरी इनकी पुस्तक है द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, दुनिया और जो पश्चिम है। ये इनकी तीसरी पुस्तक है। चौथी इनकी जो पुस्तक है वो नेशनलिटी एंड वार, एक पुस्तक है ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट, एक पुस्तक है हेलेनिज्म। तो इसकी जो चौथी पुस्तक है वो है द नेशनलिटी एंड वार। हेलेनिज्म, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट, जर्नी राउंड द वर्ल्ड। इस तरह से इनकी और भी 2-4 पुस्तकें हैं। अब सारी जर्नी राउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, एक राज कपूर की फिल्म थी, उसी से मिलता जुलता नाम है जर्नी राउंड द वर्ल्ड। ये कुछ इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें जो इनकी जो ये जो किताब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये इन 12 वॉल्यूम में 1934 से 1961 के बीच में प्रकाशित हुई है। ये भी पूछा जा सकता है 1934 से 1961 के बीच ये प्रकाशित हुई थी। ये बेसिकली इसमें है। अब अगला एक चीज़ आती है, फिर वही विवादित चीज़ है कि इसने कितनी प्रकार की सभ्यताएं बताई है। तो सभ्यताओं के बारे में मैं एक ही स्लाइड पे बता दूं कि प्रारंभ में वो कहता है 21 बताता है। इन 21 में भी वो कहता है कि 18 मूल हैं, बाकी 3 क्या हैं। यूरोपीय सभ्यता को 2 पार्ट्स में बांट दिया, उसमें एक जो रूसी टाइप की उधर कर दिया, और एक ईस्ट वेस्ट यूरोप का कर दिया। एक अरबी को 2 में बांट दिया, इस्लामिक को एक अरबी कर दिया, एक फारसी कर दिया। फिर एक चाइनीज़ और जापानीज़, इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया। इस तरह से वो सभ्यताएं प्रारंभ में 21 सभ्यताएं बताता है। इसके बाद में ये कहता है कि मिस्र, बेबीलोनियाई और जो मिनोवन सभ्यता है ये मर चुकी हैं। 3 सभ्यताएं मर चुकी हैं, मिस्र, बेबीलोनिया और मिनोन सभ्यता। के बाद में ये ग्रीक और ये सभ्यताएं विकसित हुई थी। ये मिनोन सभ्यता ग्रीक सभ्यता की बिल्कुल बिगनिंग सभ्यता है। इन सभ्यताओं का ये पतन हो चुका है, ये मर चुकी हैं, ये डेड सभ्यताएं हैं। इसके बाद में कहता है कि 3 ऐसी सभ्यताएं हैं जो बंद हो चुकी है, यानी इनका जो इवोल्यूशन बंद हो चुका है। मरी तो नहीं है लेकिन ये अब आगे इवॉल्व नहीं हो सकती, जिनमें इनको एस्किमो कहता है, एक घुमक्कड़ कहता है, जैसे रोमा, जिप्सी, इस तरह के लोग जो यूरोप में भी हैं, पूरी दुनिया में है घुमक्कड़, और एक पॉलिनीशियन। ये 3 सभ्यताओं को वो बंद सभ्यताएं कहता है। तो ये सभ्यताएं कैसी हैं? मृत सभ्यताएं। अब बंद सभ्यताएं कौन सी है? एस्किमो, घुमक्कड़, नोमैडिक। अब कई बार शब्द इसमें सीधा ही आ सकता है हिंदी वाला, नोमैडिक। और तीसरा है पॉलिनेशियन। ये जो 3 सभ्यताएं हैं ये बंद, यानी इनकी गति रुक चुकी है, गति रुक चुकी है। वो कहता है कि सभ्यता का विकास होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए क्रिएटिव माइनॉरिटी और दूसरा चाहिए एक अनुकूल वातावरण, जो न बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो न बहुत ज़्यादा अनुकूल हो। और बहुत ज़्यादा प्रतिकूल होने पर, जैसे बर्फीला वातावरण में एस्किमो जो सभ्यता है वो आगे इवॉल्व नहीं हो पाई। मैं तुरंत रेफरेंस चल पड़ा है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एस्किमो इसी कारण से वो नहीं विकसित हो पाई। तो ओवरऑल ये कहता है कि पहले 21 थी, 21 में फिर वो 5 और जोड़ता है, 5 और जोड़ के 26 कर देता है। तो कई जगह 26 भी आ सकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि पेपर सेटर कैसे विकल्प देता है। अगर 21 से 26 से फिर 3 और जोड़ता है 29,
पहले 21 बताता है, 5 और जोड़ता है, फिर इनमें 3 और जोड़ता है तो 29 बताता है। तो अब विकल्प में आपके 18 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है। ये एक विवादित चीज़ है, क्योंकि इसने अपने आप को ये इवॉल्व करता हुआ चल रहा था। तो जैसा भी कोई चीज़ आए कि मृत कौन सी है, ये 3 है, बंद कौन सी है, ये 3 बंद है, और प्रारंभ में कितनी बताई, 21 बताई। अगर प्रारंभ पूछता है तो 21 है, सबसे अंत में कितनी बताई तो 29 है। इस तरह का आपको कोई ना कोई हिंट या रेफरेंस मिलेगा। अब इसमें वो एक चीज़ और कहता है कि इन सब की वो विशेषताएं वो जो बताना चाहता था, लेकिन इन 29 में से केवल 3 संस्कृतियों की विशेषता बता पाया। इसमें इसने कहा कि भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है, भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, यूनानी जो संस्कृति है वो रस प्रधान थी, और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो विज्ञान प्रधान है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लिखाऊंगा नहीं, आप लिख लेना कि भारतीय संस्कृति को वो धर्म प्रधान बताता है, यूनानी संस्कृति को वो रस प्रधान बताता है, और पाश्चात्य संस्कृति को ये विज्ञान प्रधान बताता है। अब टाइनबी जो है ये ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई को सभ्यता मानता है। स्पेंगलर संस्कृति को मानता था, और टाइनबी ने ऐतिहासिक संस्कृति की जो बेसिक इकाई है इसको सभ्यता को माना है। तो अब इसके सभ्यता के बारे में, जो सभ्यता की उत्पत्ति है, सभ्यता है, इसके बारे में स्पेंगलर टाइनबी के क्या विचार हैं वो देखना है। सभ्यता की उत्पत्ति, स्पेंगलर की पहली चीज है, स्पेंगलर ये कहता है कि ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई सभ्यता है। सॉरी, टाइनबी ये कहता है, मैंने स्पेंगलर बोल दिया। टाइनबी ये कहता है कि ऐतिहासिक जो भी अध्ययन है, इतिहास है, उसकी जो इकाई है वो सभ्यता है। ये टाइनबी के अनुसार है, यानी ये कौन कह रहा है, टाइनबी कह रहा है। जबकि स्पेंगलर क्या मानता है, स्पेंगलर सभ्यता के स्थान पर संस्कृति को मानता है। माइनर सा अंतर आपको एक ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि टाइनबी सभ्यता के विकास या उसकी उत्पत्ति में वातावरणीय सिद्धांत को नहीं मानता है, यानी सभ्यता के विकास में वातावरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक मतलब माइनर इंपॉर्टेंस है कि एक बहुत अनुकूल बहुत प्रतिकूल वैसा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। बाकी ज़्यादा योगदान उसमें एक क्रिएटिव माइनॉरिटी का है। विकास में वातावरण महत्वपूर्ण नहीं, जबकि अब तक ये माना जाता था कि सब कुछ जो है वो वातावरण ही है। ये वातावरण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो टाइनबी है वो नहीं देते हैं। तीसरी इनकी चीज़ है कि जो सभ्यता है इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति दो विशेष जो स्थितियां हैं उनके विलय के कारण होती है। दो स्थितियों के विलय से सभ्यता उत्पन्न होती है। दो स्थितियों के विशेष प्रकार के विलय से सभ्यता उत्पन्न होती है। अब ये दो स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहला है कि एक क्रिएटिव माइनॉरिटी, एक ऐसा सक्रिय अल्पसंख्यक वर्ग, सक्रिय अल्पसंख्यक वर्ग, यहाँ अल्पसंख्यक से मतलब कोई धार्मिक अल्पसंख्यक और वैसा नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग है। और दूसरी जो विशेषता है वो ये बताता है कि एक ऐसा वातावरण, ऐसा वातावरण जो न बहुत ज़्यादा अनुकूल हो और न ही बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो। बहुत प्रतिकूल होने पर तो एस्किमो वाली सी स्थिति हो जाएगी। तो एक मीडियम सा मध्यम मार्ग, गौतम बुद्ध जैसे मध्यम मार्ग की बात करते हैं, उस तरह का मध्यम सा एनवायरनमेंट हो और एक सक्रिय अल्पसंख्यक वर्ग हो,
और वो अल्पसंख्यक वर्ग उसके सामने जो चुनौती आती है उस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर ले, उस स्थिति में सभ्यता पनप जाती है। तो वो कहता है कि चुनौती और उसका मुकाबला ही इतिहास की ताल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, कोर क्रिस्टल कंसेप्ट है कि चुनौती और उसका मुकाबला ही इतिहास की ताल है। ये टायनेबी का मानना है। चुनौती समस्या है और प्रतिक्रिया उसका समाधान है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग और वातावरण से ही नहीं होता है, बल्कि एक एक जो चैलेंज और उसका जो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पे एक सिस्टम काम करता है, उसके ऊपर एक सभ्यता विकसित होती है। ये कहते कहते कहता है कि एक बार मान लीजिए हमने चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर लिया और उसके बाद में हमारे सामने चुनौती नहीं आ रही, तो क्रिएटिव माइनॉरिटी का ये दायित्व तो बनता है कि वो फिर से नई चुनौतियां अपने सामने क्रिएट करे, अपने सामने रखे और उनका सामना करे, अन्यथा सभ्यता का पतन होने लग जाएगा। और सभ्यता अगर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाती है तो उस सभ्यता का पतन होने लग जाता है। तो तीसरी चीज वो ये मानता है कि समस्या और चुनौती, तीसरी चीज बेसिकली वो ये मानता है कि समस्या और उसकी जो चुनौती है उसका जो सामना होता है अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा, उसका जो सामना किया जाता है। मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लिख लें कि समस्या जब किसी भी समाज के सामने आती है तो अल्पसंख्यक वर्ग उससे, अल्पसंख्यक का मतलब है जिसके क्रिएटिव माइनॉरिटी, एक जो रचनात्मक रूप से अल्पसंख्यक है और हर समाज में बहुत कम होता है। वो अल्बर्ट आइंस्टीन या इस तरह के कैलिबर के लोगों की बात कर रहा है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, फिलोसफर, थिंकर्स, इनकी बात कर रहा है। हम, आप और हम जैसे सामान्य लोगों की बात वो नहीं कर रहा है। तो समस्या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फिर अपने को इवॉल्व करके इस लेवल पे ले आए कि उनका विजन इतना डेवलप हो जाए कि वो दूरदर्शितापूर्वक चीज़ों को देख सकें। तो समस्या आने पर उस चुनौती का सामना करने में जो क्रिएटिव माइनॉरिटी जो भूमिका निभाती है और सफलतापूर्वक सामना कर लेती है, तो उसका जो सभ्यता बच जाती है, विकसित हो जाती है। यानी समस्या का सामना करने पर, सफलतापूर्वक सामना करने पर सभ्यता विकसित होती है, अन्यथा नष्ट हो जाती है। विकसित हो जाती है और अन्यथा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कहता है कि चुनौती और उसका मुकाबला इतिहास की ताल है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। चुनौती और उसका मुकाबला, और उसका मुकाबला इतिहास की ताल है। इतिहास की ताल है। यहीं से इतिहास में सारी चीज़ें विकसित, इसी तरह से इतिहास बनता है। चुनौती समस्या है और प्रतिक्रिया उसका समाधान है। चुनौती समस्या है और प्रतिक्रिया उसका समाधान है। अब एक शब्द जो टाइनबी है वो और काम में लेता है, एक उदाहरण काम में लेता है कि मान लीजिए एक समस्या का हमने कर लिया, तो कि माइनॉरिटी का कल कर्तव्य है कि और नई चैलेंज प्रस्तुत करे, उसी से इवॉल्व होगा। एक इसकी कंसेप्ट और है, उसका नाम है एथरियलाइजेशन। एक अंग्रेजी का शब्द है एथरियलाइजेशन। एथरियलाइजेशन शब्द का वो काम में लेता है। एथरियलाइजेशन का मतलब है कि तकनीकी को इस लेवल पे सरल कर ले, तकनीकी का इतना सरलीकरण हो जाए कि जिससे मतलब तकनीकी का एक विकासीय सरलीकरण, जिससे है आम आदमी उसको बड़ी आसानी से काम में उसको ले सके। तो इस कंसेप्ट का अर्थ है तकनीकी का विकासीय सरलीकरण। जैसे बिजली बनाई, बिजली को हमने इतना इजी कर दिया कि आप स्विच दबाओ सारे काम हो जाएंगे, रिमोट दबाओ सारे काम हो जाएंगे। मोबाइल का इतना कर दिया, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें, अब सारी चीज़ें इतनी इजी हो गई। एनर्जी पहले कोयले से, लकड़ी से बनती थी, फिर सोलर सिस्टम आ गया है।
तो इतना विकास, ये सरलीकरण हो गया। इस कंसेप्ट को वो एथरियलाइजेशन कहते हैं। और क्रिएटिव माइनॉरिटी समस्या आने पर कोई भी उसका समाधान करके इस लेवल तक चीज़ों को लाने में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। टाइन भी एक कंसेप्ट इसके अलावा और देते हैं कि रचनात्मक क्रिया में दो प्रकार की वो गतियां बताता है। रचनात्मक क्रिया में दो प्रकार की गतियां बताता है। एक तो होता है विड्रॉल और दूसरा होता है रिटर्न। तो टाइनबी की जो बेसिक जो चीज़ है वो ये कहता है कि रचनात्मक क्रिया में दो प्रकार की गतियां होती हैं। रचनात्मक क्रिया में दो प्रकार की गति होती है। दो प्रकार की गति होती है। एक होता है विड्रॉल, यानी वापस लौटना। विड्रॉल। और दूसरा होता है रिटर्न। विड्रॉल यानी पीछे हटना, रिटर्न वापस लौटना। दूसरा है रिटर्न। विड्रॉल जो है ये बहुत ही क्रिएटिव आदमी के द्वारा जो होता है, ये एक तरीके से व्यक्तिगत हम इसको कह सकते हैं। विड्रॉल की जो कंसेप्ट है ये व्यक्तिगत पुनर्जागरण के लिए होती है, यानी ये व्यक्तिगत होता है। और बाद में विड्रॉल किया हुआ व्यक्ति दूसरे लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करता है, वो होता है रिटर्न, होता है सामूहिक। ये कोर कंसेप्ट समझना है। विड्रॉल व्यक्तिगत, वैसे विड्रॉल और वैसे व्यक्ति, ये वैसे भी हो जाएगा। और सामूहिक जो रिटर्न होता है वो सामूहिक होता है, सभी व्यक्तियों के जागरण के लिए होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए राजमहल सारी चीज़ें छोड़ी, विड्रॉल, वो व्यक्तिगत था। उसके बाद में धर्मचक्र परिवर्तन के लिए दूसरे लोगों को आगे उठाने के लिए उन्होंने फिर धर्मचक्र परिवर्तन किया, उपदेश दिए, जीवन भर भटकते रहे, उपदेश दिए। तो वो क्या होता है, रिटर्न होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो सामूहिक। इसी तरह मोहम्मद साहब हीरा की पहाड़ियों में ध्यान लगा के बैठ जाते थे, वो विड्रॉल है। उसके बाद में उन्होंने अल्लाह द्वारा जो मैसेज दिया गया उसको अपने लोगों को बताया, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे रिटर्न कहा जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसमें विशेष रूप से ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोर चीज़ यही है, विड्रॉल व्यक्तिगत है और रिटर्न कैसा होता है, रिटर्न बेसिकली सामूहिक, उसके लिए लोगों के सामूहिक उत्थान के लिए रिटर्न होता है। अब सभ्यता इस तरह से उत्पन्न होती है, इस तरह से विकसित होती है, लेकिन सभ्यता का फिर भी पतन होता है। तो अगली चीज़ है सभ्यता का पतन। ऐतिहासिक प्रक्रिया की मूल चीज़ वो सभ्यता को मानता है, इसलिए अब सभ्यता का पतन कब होता है? पतन, विकास कब होता है? जब क्रिएटिव माइनॉरिटी अपना काम प्रॉपर करे तो विकसित होती है। तो वही क्रिएटिव माइनॉरिटी अपना काम अगर सक्सेसफुली नहीं करे तो सभ्यता का पतन होने लग जाता है। जब सभ्यता में जो क्रिएटिव माइनॉरिटी सफलतापूर्वक काम नहीं करे, अल्पसंख्यक वर्ग मजबूरी से अपना मत बदल ले, जब अल्पसंख्यक वर्ग विफल हो जाता है, और मजबूरी बस अपना मत बदल ले, तो इस कारण से सभ्यता का पतन हो जाता है, पतन होने लगता है, सभ्यता का पतन होने लगता है। वो एक आधिकारिक अल्पमत बन जाता है और सभ्यता अपना स्वयं स्व निर्णय लेने की, सेल्फ डिसीजन लेने की, क्रिएटिव इनोवेशन की क्षमता खो बैठती है। अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी, जो रेस्पॉन्स से चैलेंज का रेस्पॉन्स देने की एक, जो उसकी एक ओरिजिनल कैपेबिलिटी थी, वो खो बैठती है और भटकाव और बिखराव के रास्ते पर आ जाती है। और ये जो पतन है ये दो रूप में होता है। इसके जो पतन है इसके दो पक्ष होते हैं। पहला जो है इसको ब्रेक डाउन कहते हैं, इसे जीर्ण अवस्था कहा गया है। और दूसरा टोटल डिसइंटीग्रेशन है, जिसको एक विकर्ण अवस्था कहा गया है। तो पतन के दो रूप हैं।
पतन के दो रूप हैं। पहला जीर्णावस्था यानी जीर्ण शीर्ण होना, और दूसरा है विकीर्णावस्था यानी यहाँ पर डीजेनरेशन यानी पतन के या क्षय के जो लक्षण हैं वो दिखने लग जाते हैं, और यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ पर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। जीर्ण अवस्था और विकीर्ण अवस्था, इन दो स्टेज से जाकर एक सभ्यता का पतन हो जाता है। जीर्ण अवस्था में पतन की जो प्रवृत्तियां हैं वो परिलक्षित होने लग जाती है, और प्रकीर्ण अवस्था में विकीर्ण अवस्था में ये जो अवस्था पतन की जो प्रवृत्तियां हैं ये और अधिक विकसित हो जाता है, और समाज दो वर्गों में बंट जाता है। यहाँ पर इस अवस्था में समाज दो वर्गों में बंट जाता है। एक होता है अधिकारी वर्ग, और दूसरा होता है दलित वर्ग। अधिकारी वर्ग को हम ये कह सकते हैं डोमिनेंट माइनॉरिटी, और दलित वर्ग जिसे हम कह सकते हैं प्रोलिटेरिएट। तो इसके दो भाग बन जाते हैं समाज के, एक अधिकारी वर्ग यानी डोमिनेंट माइनॉरिटी आधिकारिक वर्ग, और दूसरा होता है दलित वर्ग। दलित से तात्पर्य भारतीय दलित वर्ग या इस तरह की चेतना से नहीं है, बल्कि जो प्रोलिटेरिएट वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उससे इसका आशय है। उस तरह से उस कंसेप्ट उस वर्ग से लेकर इसका आशय है कि एक प्रोलिटेरिएट वर्ग यहाँ पर वो हो जाता है। यहाँ पर जो टाइनबी है ये कहते हैं कि इस क्षय की अवस्था में जो सभ्यता है, क्योंकि टाइनबी का बेसिकली ये मानना है कि एक सभ्यता जो दूसरी सभ्यता को ट्रांसफर कर सकती है, तो यहाँ पर ये कहता है कि इस क्षय की अवस्था में जो सभ्यता अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं से संपर्क करके कुछ तत्व उन्हें ग्रहण करती है, यानी सभ्यताओं में एक म्यूचुअल गिव एंड टेक की एक टेंडेंसी, एक व्यापार, एक साझेदारी चलती रहती है। जब दो मिलने वाली जो सभ्यताएं हैं उनका पतन एक समान जैसा हो रहा है, तो यानी उनमें सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उनमें एक्सचेंज होगा, यानी उनमें पतन के एक सिंड्रम्स जितने ज़्यादा मिल रहे हैं उतना ज़्यादा उनमें एक्सचेंज होगा। इस प्रकार संपर्क के माध्यम से दोबारा एक पुनर्जन्म की नई प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पर जो एक छोटा सा रेफरेंस में इनकी जो पुस्तक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, उसमें एथेंस की सभ्यता के बारे में मैं देना चाहूँगा। इसको वो कहता है कि एथेंस में जब एथेंस के लोगों के सामने जब पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आई, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एथेंस इंक्रीज्ड, द एथेनियन पीपल increased their agriculture production, diversified it and exported it to अदर कंट्रीज आल्सो। जब एथेंस की जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने इस अपनी जो जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया, उसको डाइवर्सिफाई किया, उसका एक्सपोर्ट भी किया, और उस एक्सपोर्ट के माध्यम से उन्होंने उस बढ़ी हुई जनसंख्या को एक आर्थिक साझेदारी दी, और आर्थिक साझेदारी के साथ साथ उन लोगों को एक राजनीतिक साझेदारी भी दी, एक प्रशासनिक साझेदारी भी दी, जिसके कारण से उन्होंने अपने एथेंस की सभ्यता में एक सामाजिक क्रांति को होने से रोक लिया, अन्यथा एक विस्फोट की स्थिति हो सकती थी। तो ये एक एग्जाम्पल अपनी इस पुस्तक में टाइनबी के द्वारा बेसिकली दिया गया है। लेकिन टाइनबी चलते चलते ही धर्म की तरफ ये भटक जाते हैं। ये धर्म की समस्या टाइनबी के साथ भी है, धर्म की समस्या हम आगे हीगल पढ़ेंगे उसके साथ भी है कि वो ईसाइयत के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। ये तो मार्क्स थे जिन्होंने धर्म को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि धर्म जनता को दी जाने वाली एक अफीम है। तो एक यहाँ पर धर्म कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में एक विचित्र सा बयान टाइनबी देते हैं कि जब सभ्यता का पतन होता है तो सभ्यताओं के पतन की अंतिम अवस्था में, यानी सभ्यता का जो एकमात्र उद्देश्य ही है कि इवॉल्व होके या जैसे भी पतन हो
इवोल्यूशन की किसी भी स्टेज में वो एक धर्म को जन्म दे, एक धर्म का विकास करे। तो सभ्यताओं के संपर्क से कुछ धर्मों का उदय होता है, और जब सभ्यता का क्षय होता है, और विघटन की स्थिति में एक धर्म का उदय होता है। गीता में भी ये लिखा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब भी के धर्म का पतन होता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। ये हर जगह ऐसा हुआ है। अरब संस्कृति का पतन की स्टेज थी, तो मोहम्मद साहब ने एक अल्लाह के पैगंबर के रूप में एक नए धर्म का प्रतिपादन किया। यूरोप में जब इस तरह की, वेस्ट एशिया में इस तरह का पतन की स्टेज थी, तो ईसा मसीह ने किया। भारत में एक वैदिक कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बौद्ध धर्म विकसित हुआ। तो सभ्यता के पतन की स्थिति में एक धर्म का विकास होता है। तो ये धर्म की इनकी बेसिकली अवधारणा है कि सभ्यता का उद्देश्य धर्म का विकास है, और सभ्यता के पतन की अंतिम अवस्था से धर्म विकसित होता है। अंतिम अवस्था से धर्म विकसित होता है। सभ्यता के पतन की अंतिम अवस्था से बेसिकली धर्म का विकास होता है। तो यहाँ पर आरोप भी लगता है बाद में अर्नोल्ड टायनेबी पे। जब अर्नोल्ड टायनेबी की हम समालोचना करते हैं, इस पे भी प्रश्न आ सकता है कि अर्नोल्ड टायनेबी के दर्शन की क्या कमियां हैं, जो हम अगला हमारा टॉपिक होगा। तो उसमें हम इन पर एक धार्मिकता का एक आक्षेप लगा सकते हैं कि अर्नोल्ड टायनेबी बेसिकली धर्म रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब लास्ट इसमें हम अर्नोल्ड टायनेबी की जो मूल्यांकन या आलोचना करें, तो मूल्यांकन या आलोचना की जो कुछ पॉइंट हैं टायनेबी का मूल्यांकन, इस पे भी बेसिक प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि एक अवधारणात्मक चीज़ है। ये टॉपिक ही ऐसा है, टायनेबी का मूल्यांकन या आलोचना, समालोचना। टायनेबी का मूल्यांकन, टायनेबी के मूल्यांकन में पहली चीज़ ये है कि टायनेबी की पद्धति ऐसी है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि टायनेबी और मार्क्स के साथ दिक्कत ये है कि ये अपना जो निष्कर्ष अनुमान है, ये प्रयोग जो जो सिद्ध करना चाहते हैं वो पहले ही लेके बैठे हैं, और उसके आधार पर वो तथ्य चूज करते हैं और अपनी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। यानी जो सिद्ध करना चाहते हैं वह पहले ही निर्धारित है, वह पहले ही निर्धारित है, और उसी के अनुसार वो तथ्यों का चुनाव करते हैं। तो ये एक टायनेबी की जो कमी है, एक दर्शन की हम कमी मैं कह सकते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है कि टायनेबी के जो पद्धति में जो अनुमान आधारित, जो अनुमान को वो सिद्ध करना चाहते हैं, या जो प्रयोग सिद्ध और अनुमान है, उसको वो एक तरीके से पहले मान चुके हैं। जो सिद्ध करना है उसको पहले मान चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग तथ्यों का वो चयन कर रहे हैं। दूसरा, ये टायनेबी की आलोचना ये की जाती है कि टायनेबी कभी भी इस स्टेज या इस अवधारणा या धारणा तक नहीं पहुंच पाए कि ऐतिहासिक ज्ञान इतिहासकार के मस्तिष्क में निर्मित होता है। यानी टायनेबी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस धारणा तक नहीं पहुंच पाए कि ऐतिहासिक ज्ञान इतिहासकार के मन में निर्मित होता है। ये जो क्रोचे और कॉलिंगवुड की हम जो बात करते हैं कि सभी इतिहास समसामयिक है, जो संवाद है, ये जो सारी चीज़ है, वो टायनेबी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। यानी इतिहास वह है जो इतिहासकार बनाता है, वो चीज़ नहीं जान पाए। उन्होंने इतिहास को मान लिया कि ये अतीत का मृतक है। वो ये देखने में या ये जानने में
ये जानने में पूरी तरह से ही विफल हो गए कि इतिहासकार स्वयं एक इतिहास की एक जो प्रक्रिया है उसका एक इनर पार्ट है। हिस्टोरियन इज ए इनर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वो इवॉल्व इसके अंदर इंगेज होता है तब जाकर इतिहास का निर्माण होता है। इतिहासकार इतिहास निर्माण की प्रक्रिया का एक भाग है। वो इन्होंने वो उसके कहीं आसपास भी वो नहीं आ पाए, इसलिए इतने लेविस स्केल पे, इतने व्यापक स्तर पर भी एक किताब लिखकर भी वो एक सम्मानित एक स्टेटस से इतिहास में नहीं बना पाए। तीसरा इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि धर्म का आरोप लगता है। इस पर आरोप लगाते हुए एक प्रसिद्ध एक इतिहास के क्रिटिक हैं हैरी एल्मर बार्नस। हैरी एल्मर बार्नस, H.A. बार्नस। हैरी एल्मर बार्नस या H.A. जो बार्नस है, इनकी एक किताब है हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग में ये कहते हैं कि टाइनबी का जो काम है वो इतिहास तो कम है और धर्म ज़्यादा है। यानी टाइनबी का जो वर्क है वो इतिहास कम और एक धार्मिक या धर्मपरायण कार्य, धार्मिक कार्य अधिक है। बड़ा कड़वा व्यंग्य या सटीक या कड़वी बात कही है, धार्मिक कार्य अधिक है। इसकी किताब भी आ सकती है, हैरी एल्मर बार्नस की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल जो राइटिंग है, ये इनकी एक किताब है हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स में इन्होंने इसके कार्य को इतिहास कम और धार्मिक कार्य अधिक बता दिया। और टाइनबी भी ये इन्होंने आरोप लगाया तो कोई गलत नहीं लगाया। टाइनबी ये कहता है कि इतिहास के क्षण वो नहीं हैं जब बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। इतिहास के क्षण वो नहीं हैं जब बड़े बड़े आविष्कार हुए या बड़ा साहित्य सृजन हुआ। जबकि वो कहता है कि इतिहास के क्षण वो हैं जब बड़े बड़े धर्मों का उदय हुआ, धार्मिक आंदोलन जब हुए, वो इतिहास का एक महान क्षण बताता है। तो इस आधार पर वो कहता है कि बार्नस जो आरोप लगाता है वो बात सही भी है कि भाई इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास का बड़ा क्षण वो है जब एक बड़े राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन टाइन भी कहता है जी नहीं, इतिहास का बड़ा क्षण वो है जब एक बड़े धर्म का निर्माण हुआ और सभ्यता का अंतिम उद्देश्य ही एक नए धर्म को जन्म देना है। तो यहाँ पर इतिहास के जो टाइनबी के दर्शन पे, इतिहास दर्शन पे धर्मपरायण होने का जो आरोप लगता है वो गलत भी नहीं है। और वो ये कहता है कि इतिहास का निर्माण ईश्वर राज्य के रूप में होगा। अब ये भी बात टाइनबी कहता है, इतिहास का निर्माण ईश्वर राज्य के रूप में होगा। ये डेफिनेशन या कोटेशन आ सकती है, ये टाइनबी कहता है रूप में होगा। अब भाई भगवान कहाँ से आ गए? हम तो इतिहास की चर्चा कर रहे थे और ये चलते चलते भगवान के दरवाजे पे इन्होंने घंटी मारना शुरू कर दिया, रिंग बजाना शुरू कर दिया, घंटी बजाना शुरू कर दिया कि भाई भगवान अब आपके राज्य के रूप में ही हम इतिहास का निर्माण करेंगे। कुछ ऐसी बात ही हीगल भी करते हैं, हीगल के दर्शन में भी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक इनके ऊपर आरोप ये लगता है, इनके बड़े प्रखर आलोचक हैं, डच से इतिहासकार हैं, डच से हिस्ट्री के क्रिटिक हैं पीटर गेल। वो उन पर नियतवादी या डिटर्मिनिस्टिक होने का आरोप लगाते हैं। पीटर गेल ये डच इतिहासकार हैं, इनके ऊपर नियतवादी होने का आरोप लगाते हैं, नियतवादी होने का आरोप लगाते हैं। ये बीबीसी में बाकायदा एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, उसमें इनके ऊपर ये आरोप लगाया है। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो टाइनबी का कंट्रीब्यूशन ये सा है
कि उन्होंने बहुत सारगर्भित बात कही कि सभ्यता का विकास उसकी आंतरिक ताकत से होता है, और वो आंतरिक ताकत उसके पास अगर ख़त्म हो जाती है तो सभ्यता का क्षय भी उसी की कमी से होता है। यानी सभ्यता अपनी ही ताकत से पनपती है और अपनी ही कमजोरी से सभ्यता का विनाश होता है। तो विकास और विनाश का इतना सारगर्भित और एक गंभीर एक नैरेटिव जो टाइनबी ने दिया है, उसके कारण ये हिस्टोरियोग्राफी में और ख़ास तौर पे जो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में है, टाइनबी को बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है। खैर, नेक्स्ट क्लास में हम कार्ल मार्क्स से और हीगल और कार्ल मार्क्स की उदाहरण लेकर आएंगे। वो तुलनात्मक रूप से मैं और भी छोटा करूंगा, क्योंकि हीगल के बारे में पॉलिटिकल साइंस पे स्टूडेंट्स का पढ़ावा रहता है, उसकी राज्य की अवधारणा, पॉलिटिकल साइंस और वो सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड सी चीज़ है। हीगल बेसिकली यही कहता है कि हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि हिस्ट्री हमें कुछ नहीं सिखाता, हिस्ट्री से हम कोई चीज़ सीख ही नहीं लेते हैं, ये हीगल कहता है। और इसी तरह मार्क्स कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में, एक प्रहसन की, फिर प्रहसन के रूप में, इस तरह की बातें बिल्कुल सरल सी चीज़ें हैं। मार्क्सवाद हमारा इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि मार्क्सवाद की वर्ग संघर्ष की धारणा अवधारणा है, अतिरिक्त उत्पादन का जो अवधारणा है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, उसकी तानाशाही, और ये सारा एक आदिम समाज से लेकर 4-5 स्टेज, जो 5 अवस्थाओं में एक विकास होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आएंगी, वो छोटी छोटी 15-15, 20-20 मिनट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ वाली चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट क्लास इससे थोड़ी ही छोटी होगी, क्योंकि हीगल और मार्क्स के बारे में आप लोग ज़्यादातर जानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो उत्तराधुनिकवाद, और उसी में हम फुकुयामा को भी लेंगे। उत्तराधुनिकवाद, उसके बाद में इतिहास के अंत की अवधारणा, और फुकुयामा, और ये सारी जो चीज़ है, ये सब हम एक क्लास में, अलग से क्लास होगी, वो काफ़ी डिटेल होगी, हो सकता है लगभग 2 घंटे की क्लास भी वो हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्स और हीगल के साथ फिर उपस्थित होते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।